आदाब, मैं हूँ उसदुल्ला ख़ान, मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो। आज जुमा है, कॉलर्स डे है, लेकिन उससे पहले एक ख़बर के पंजाब की निगरान वज़ारत आला का मामला लगता है कि अब पार्लिमानी कमेटी ही तय करेगी। आज PTI महमूदुर रशीद ग्रुप और PTI फवाद चौधरी ग्रुप ने 3, 4, 5 नए नाम भी पेश किए और लग ये रहा है कि सर हौसला हौसला सॉरी हौसला वसत साहब, हाँ सॉरी, दोबारा बयान करें, सांस लें, यार अच्छा अच्छा जनाब, आज महमूदुर रशीद साहब ने नाम दिए और उन्होंने कहा हसन अस्करी साहब का नाम पहले से मौजूद है। उसके अलावा जो है अब उन्होंने नाम दिया कि औरिया मकबूल जान साहब और जो इजहार साहब हैं जो कि याकूब इजहार जो कि बिजनेसमैन हैं, हाँ। और उनका नाम दिया और उन्होंने साथ ही अयाज अमीर साहब का भी नाम दिया। और ज़ैद हामिद के जो हामी हैं वो शोर मचा रहे हैं कि भाई उनका नाम क्यों नहीं दिया, क्यों रह गया। हाँ। बिल्कुल, और क्या आबिद लियाकत का नाम, लेकिन बदखाओं की आप हमेशा बदखाओं की तरफ ही जा रहे हैं। अभी बगदादी का तो पाकिस्तानी पासपोर्ट ही नहीं है ना, तो वो तो आ ही नहीं सकते। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक चीज नहीं, लेकिन कंफ्यूजन भी तो है ना कुछ, तो मुझे ये तो बताओ ना, क्योंकि देखो महमूदुर रशीद साहब ने कहा पहले कि जी औरिया मकबूल जान, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिर फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा? फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, उसमें 3 नाम दे दिए। उन्होंने कहा बस यही 3 नाम हैं, जिसमें हसन अस्करी है, अयाज अमीर हैं और याकूब इजहार साहब हैं। तो उसके बाद फिर TV चैनल ने वापस गए महमूदुर रशीद साहब की जानिब। उन्होंने अभी शाहजेब खानज़ादा के शो में भी बैठे हुए थे, तलत के शो में भी बैठे हुए थे। ये कहा कि मुझे ये नाम जो है औरिया मकबूल जान साहब का, क्योंकि ख़ासा PTI के अंदर से भी और दूसरे बदखाओं की तरफ से भी ख़ासा एतराज़ आया कि इनके क्योंकि ख़वातीन पर ख़ासा सख्त गिर मौक़िफ़ है, तो लिहाजा कैसे हो सकता है कि PTI जैसी प्रोग्रेसिव जमात है, तालिबान सिंपैथाइजिंग मलाला ड्रामा है, आधा पाकिस्तान गद्दार हैं, या मुझे तो वो दिन नहीं भूलता जब वो क्यू मोबाइल के ऐड में उन्होंने एक बच्ची के ऊपर और क्रिकेट ऐड पे हजारों इस तरह की मिसालें। तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे वो नॉमिनेट हो। नहीं, अच्छा देखो, यही तो मसला है ना, किसी को पता ही नहीं है कि नॉमिनेट हो रहा है और कौन हो रहा है और क्यों हो रहा है। और जो इस पूरी सूरत हाल को पता है कैसे सम अप कर सकते हैं, ये सिर्फ आप वीडियो देखें महमूदुर रशीद साहब जब अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इस वीडियो में आप महमूदुर रशीद साहब को ना देखें, उनके पीछे जो शख्स खड़े हुए हैं ना, उन पर फोकस करें। जरा ये वीडियो तो चलाएं प्लीज। नाम था पहले 2 नए नाम, औरिया मकबूल जान और याकूब साबर इजहार, याकूब ताहिर इजहार कंस्ट्रक्शन वालों के CEO हैं, याकूब इजहार। ये 2 नाम हमने दिए हैं। ये जो हंस रहे हैं ना साहब, जैसे ही नाम बोलेंगे तकरीबन अभी पूरे पाकिस्तान की यही कैफियत बिल्कुल मेरी तो है। मैं अब देखें, और इसको आप आइसोलेशन में भी ना देखें, अभी जो खोसा साहब के साथ जो किया है, बिल्कुल। हाँ, इलेक्शन 2 महीनों में है, ये हो रही है निगरान वजीर आला पंजाब की बात, और ये आपके लिए सबसे ज्यादा अहम बात है क्योंकि पिछले साल क्या किया था, 5535 पंक्चरों वाली बात। तो मैं तो सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं कि यार कौन लोग हो तुम यार, इस खोपड़ी में भेजा है या भूसा है। दूसरी बात है कि यार इस तरह की कॉमेडी फिल्में ईद पर रिलीज होती हैं, ईद से 2 हफ्ते पहले रिलीज नहीं होती। अच्छा, ईद किसकी हो गई है? एक तो हमारी हो गई है, क्योंकि ऊपर से मानो सलवा गिरता है ना कि सर ये ले और हमारे पर आप शो करें, और दूसरी ने मुझ जैसे लोगों से, और जो मेरे लिफाफे देते हैं उनकी भी ईद है। अभी तो नून लीग को तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज शुरू करें, बस हंसने लग जाए 20 मिनट तक लगातार हंसते रहे। और उसके यार क्या बात कर रहे हो तुम यार, गुफ्तगू के सारे फाइल से आज ही मत भेजो। नहीं, आज ही भेजने, आज नहीं बेचो ना, कल अगली फसल आएगी। 2 महीने अभी हैं, तुम जरा ठहर के बेचो। नहीं सर, हर दिन आपके सामने तमाशा होना है और हर दिन मैंने एंजॉयज ही लेने हैं। अच्छा, ये तो एक बनी बनाई है ना यार, तो इससे तो बेहतर तो पार्टी आपका रख दो, नवाज बचाओ तहरीक। मुझे हमेशा याद है जब हम लोग स्टोरीज लिखा करते थे ना, तो उसमें एक बड़ा अंग्रेजी में, जाहिर है आपने भी जर्नलिज्म किया, मैंने भी, तो हम लिखते थे कि जस्ट व्हेन एवरीवन थॉट के एवरीथिंग्स इन प्लेस एंड दिस हैपेंड। तो मेरे ख्याल में PTI के लिए आप जस्ट व्हेन का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। लेकिन मुझे एक चीज पे खुशी है PTI की
कि वो जो बिंदयाल साहब को उन्होंने फौरी तौर पे चंद घंटे में निकाल दिया, उस पे जो शबनम ने शुक्र अदा किया हाँ, ये ट्वीट के जरिए। अच्छा, तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें अगर कोई इस पर अच्छा, फारूक बंदियाल साहब का जो है, कल एक तस्वीर आई इमरान खान के साथ जिसमें उन्होंने पीटीआई का वो दुपट्टा पहना हुआ है और उस पर खासा इतराज़ उठा कि जनाब ये जो है ये शबनम के मुबैना रेप में मुबैना क्या उनको सज़ा मिली थी, सज़ा हुई 5 रेपिस्ट में से एक थे। हाँ जी, 5 जो हुआ था उनके साथ और उनको सज़ा भी हुई थी, तो ये यहाँ कैसे आ गए। तो खैर उसके बाद पीटीआई ने अच्छा काम किया कि उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ को रियलाइज़ किया एंड सेड कि फारूक बंदियाल जो है उनको हम नहीं लेंगे। और बिल्कुल अच्छी बात की। और जैसे आपने क्या वसत कि आज सुबह से खबरें चल रही हैं, मैंने चैनलों पे देखा, आपने कई चैनलों पे देखा, आपको कल रात से चल रही है, कल रात से चल रही है कि शबनम अदाकारा ने खुशी का इजहार किया है। एक ऐसा क्लिप आपको दिखा देते हैं, सुनाई जी। की मारूफ अदाकारा शबनम ने फारूक बंदियाल को तहरीक इंसाफ से निकालने के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। अदाकारा शबनम ने अपने पैगाम में कहा कि ज्यादती में मुलविस मुल्जिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर वो आवाम की शुक्रगुजार हैं। आवाज बुलंद करने वालों को शबनम ने पैगाम में मजीद कहा कि जीते रहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से पार्टी में सजा याफ्ता मुजरिम की शमूलियत की इत्तलात के बाद फारूक बंदियाल को पीटीआई से निकाल दिया गया था। और जाहिर है कि जब चैनल्स पर चली तो फिर जियो टीवी की वेबसाइट पर भी चली, द न्यूज में भी चली, पाकिस्तान टुडे और वेस्टर पब्लिकेशंस में ये चली। मसला सिर्फ ये है कि ये खबर ही गलत है क्योंकि ये अकाउंट ही झूठा है। ये हमको कैसे पता है? आज ही दोपहर में निगरदाद साहिबा का मैसेज आया और उनकी पूरी ट्विटर थ्रेड अगर आप देखें तो उन्होंने पूरी थ्रेड बनाई है कि आप लोग कैसे कर सकते हैं बगैर तस्दीक किए। तो तस्दीक करने के बाद क्या पता लगता है? अच्छा, पहले तो आप देखें ये जो मुबैना ट्विटर अकाउंट है शबनम साहिबा का, ठीक है, ये इसके हैं कोई 1235 फॉलोअर, ठीक है, कोई मसला नहीं। 3 ट्वीट्स हैं, एक ये वाली जो टीवी चैनल पर चल रही है, एक है कोई हसीना वाजिद के बारे में और एक है रोहिंग्यों के बारे में, ठीक है, टू मेक इट लुक जैसे ये ऑथेंटिक है, जैसे हम बांग्लादेश से ट्वीटें आ रही हैं। अब अगर आप जाएं वेबसाइट माई ट्विटर बर्थडे पर और ये अकाउंट उसके अंदर आप एंटर करें तो आपको पता लगता है कि ये 30 जुलाई 2013 को ये अकाउंट बना है। बिल्कुल हो सकता है कि इतने पुराना अकाउंट है इसकी, हालांकि सिर्फ 3 ट्वीट्स हैं, इसके 11,000-12,000 फॉलोअर्स हो सकते हैं। आखिरकार शबनम अदाकारा है, पाकिस्तान आई थी ना, हो सकता है उस वक्त उन्होंने, हो सकता है उस वक्त हो सकते हैं। मसला क्या है कि जिस बंदे ने ये फेक अकाउंट बनाया है उसने अपनी सारी पुरानी ट्वीट्स तो डिलीट कर दी और वो समझ रहा है कि मैंने बड़ी अक्लमंदी का काम किया और मैंने 1-2 बांग्लादेश की ट्वीट्स भी डाल दी हैं इसके अंदर, लेकिन अपनी लाइक्स को डिलीट नहीं किया। और अगर आप इनकी लाइक्स में जाएं तो आप देखेंगे कि बार बार पाकिस्तान दा नाम के कोई ट्विटर अकाउंट को मुखातिब किया जाता है, उसकी कोई अपनी ट्वीट्स नहीं है। तो ये पाकिस्तान दा है कौन? तो हमने कहा कि किसको सर्च करते हैं। अब इसको अगर आप सर्च करें ट्विटर सर्च बार में, अगर एंटर करें जी पाकिस्तान दा को ट्विटर सर्च बार में, जरा दिखाएं क्या होता है। ये देखें, आप लिखते हैं पाकिस्तान दा, आप हिट करते हैं एंटर और पहला अकाउंट कौन सा आपके सामने आता है? एंटर क्लिक करें, शबनम का। यानी कि अच्छा, और इनकी जितनी भी ट्वीट्स हैं वो मतलब जाहिर है कि पीटीआई के सपोर्ट में है। यानी कि ये जो इंसान है, और मैं जो अल्फाज मेरे जहन में है उनका मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने एक मारूफ अदाकारा, अवार्ड विनिंग अदाकारा, रेप सर्वाइवर को इम्पर्सनेट किया है। तो कमीने होने की एक हद होती है, इंतहा होती है, और आप जो भी हैं पाकिस्तान दा साहब उस हद से 10 किलोमीटर आगे हैं। बहुत ही बुरी बात है, आपको शर्म आनी चाहिए अपने आप पे। और जहां तक मीडिया का सवाल है यार, ये वही मीडिया कहती है बड़ी, हाय अल्लाह जानता है क्यों लोग हमें कहते हैं कि आप झूठी खबरें देते हैं। लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं लेते, इसलिए बिकॉज यू कैन नॉट बी बॉदर्ड टू चेक वन सिंपल थिंग। जियो को मैं एक शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि कम से कम वेबसाइट पर एक अपॉलॉजी पोस्ट की है, लेकिन ये काम जो फ्रैंकली स्पीकिंग 15 साल का बच्चा कर सकता है, आपकी पूरी न्यूज टीम और एडिटर्स नहीं कर सकते। What kind of a joke is this? अच्छा, तुम्हें ठंडा करने के लिए अच्छा ऐसे हो रहा है। मुझे सिर्फ एक सवाल नहीं यार, क्या बात कर रहे हैं? हर फेक अकाउंट इमरान खान साहब की क्यों तारीफ करता है? वो देखो, अच्छा ऐसा नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं बात कर रहा हूं कि किसी ने रेप सर्वाइवर के अकाउंट को इंपर्सनेट किया है। दिस इज रॉन्ग एंड द मीडिया इज वेरी स्टूपिड के बगैर तस्दीक इसको उठाया हुआ है। बाकी से एक ही दिन आता है। जी ले कॉलर्स। कामरान अली साहब हैं नवाबशाह से, हमारे भाई। सॉरी हमने आपको थोड़ा इंतजार
इंतज़ार कराया कामरान भाई, लेकिन आपके कलाम के मुंतज़िर हैं। हाँ, फिर मुश्किल से आएगा ये लम्हा देरी आप। अच्छा। जख्म आलूदा सवालों का जवाब आया नहीं, तोड़कर शीशे को ये पेवंदकारी का अमल, इंतखाब आया है लेकिन एहतसाब आया नहीं। ओके। 400 लोगों का एहतसाब किए बगैर ये इलेक्शन हो रहा है। क्या उन 400 लोगों में से जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे उनकी स्क्रूटनी होगी? और दूसरा, इमरान खान एक और यू टर्न लेकर जो है जुनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले वसतुल्लाह खान के नाम पर भी जो है ना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए गौर करें। जी, वसतुल्लाह खान साहब, आपको ये कबूल है? असल में अब होगा ये है कि नासिर खोसा के बाद जिसका नाम पीटीआई की तरफ से आ रहा है ना, वो रोपोश हो रहा है। वो उसने फोन बंद कर दिया है। हाँ। मैं नहीं हूँ, आई डोंट एग्जिस्ट। नहीं, वो तो मतलब अखबार में नोटिस दे देगा कि कल मेरी नमाज़े जनाजा है यार। मतलब मजाक के अलावा कोई पागल होगा यार जो अब इस कामों में आएगा। और जहाँ तक ये इंसाफ की बात है मेरे भाई, तो इलेक्शन कमीशन से सबकी यही उम्मीद है। और आपने देखा कि इलेक्शन के जो फॉर्म्स का एक वो हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि फॉर्म्स रीप्रिंट होंगे, उसमें से वो चीज़ें जो निकाली गई थी, एसेट्स की डिक्लेरेशन वगैरह, वो दोबारा शामिल की जाएंगी। अब ये इलेक्शन कमीशन पर मुनहसर है कि क्या वो छलनी साबित होता है और करप्ट लोगों को आने से रोकता है या नहीं। इसके अलावा बदकिस्मती से डीलिमिटेशंस के भी इश्यूज हैं, लेकिन बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन की वो स्ट्रेंथ या पावर अभी तक तो नज़र नहीं आई। हो सकता है ये जिन 400 लोगों का आपने कहा हो इस दफ़ा वो ना आ पाएँ जी। और मेरे ख्याल में वोटर के हाथ में भी चीज़ है, उनको भी 400 लोगों के नाम आए हुए अखबारों में, आप देख लें। अगर आपको उनमें से कोई नज़र आता है तो मत दें वो। रजा हुसैन साहब हैं पारा चनार से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आप तीनों को सलाम। और वालेकुम सलाम मेरे भाई। आप तीनों का भाई के बहुत बड़ा फैन हूँ और बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक पारा चनार के बिल्कुल अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ एक गांव से है, पिवाड़ से। ओके। बैकग्राउंड इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि जरार साहब थोड़ी देर पहले थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड थे मीडिया के हवाले से। एक पॉइंट तो मैं मीडिया के हवाले से करना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि ये रेटिंग वाली मीडिया और दूसरा जो है ना लिफाफा जर्नलिस्ट। तो सर अवाम जो है वो अवेयर है इन सारी चीजों से। स्पेशली मैं अपनी चीज कंसिडर करता हूँ। पहले मैं टीवी को बड़े शौक से देखता था, लेकिन जब मैंने बाद में रियलाइज किया कि कुछ जो प्रोग्राम है ना वो ऑलमोस्ट जो है ना रेटिंग के चक्कर में है, तो मैंने छोड़ दिया। मैं सिर्फ यूट्यूब पे देखता हूँ। सही है। आप लोगों का प्रोग्राम देखता हूँ या हामिद मीर का एक दो और जो है, बाकी मैं बिल्कुल भी नहीं देखता। तो एक चीज तो ये है आप लोगों को, स्पेशली उन जर्नलिस्ट के लिए जो थोड़ा सा न्यूट्रल चीजों को लेके जाते हैं और इस मुल्क का सोचते हैं, आवाम का सोचते हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशनल पॉइंट उनको देना चाहता हूँ कि कभी भी आप ना सोचे कि लोग वो इन चीजों को रियलाइज नहीं कर रहे। एवरीवन इज रियलाइजिंग दीस थिंग्स। तो आप उनकी तरफ कभी भी ना चाहिए, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा रखिए जब आप राइट साइड पे होते हैं। एक तो ये चीज थी सर। दूसरी चीज में जो पाकिस्तान की फेल्योर के जो मैं मेन रीजन समझता हूँ ना, वो पाकिस्तान के इदारे हैं। आप किसी भी इदारे को ले लें। जब मैं इनिशियली छोटा था तो मैं इन चीजों को इतना नहीं समझता था, लेकिन जब मैं आया इस्लामाबाद में आया, फिर दूसरे शहरों में आया, फिर मैंने सोचा कि मुल्क चल किस तरह है। 1900 मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल 1920 में ना ये ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी ना, उन लोगों ने जो रेल ट्रैक बनाया होता यहाँ से लेके ऑलमोस्ट जो है ना टाल तक था। अब वो रेल ट्रैक में अभी सोचता हूँ कि उस टाइम पे उन लोगों ने ये चीज बनाई थी, वाला किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम जो है ना 2019 में 18 में आ गए और अब वो काम हम नहीं कर पा रहे, तो आप अंदाजा लगाए कि हम कितनी बड़े फेल्योर में जा रहे हैं। सेम केस 1996 में, 97 में या 2000 में इलेक्ट्रिसिटी की जो सिस्टम था, स्पेशली मेरे गांव में ऑलमोस्ट 2-3 घंटे के लिए जाती थी इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अब वहां पे 2-3 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो ये हमारा साइड है, जो इदारे हैं हमारी फेल्योर किस साइड पे जा रहे हैं, हम कितने डाउन जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक सोल्यूशन भी पेश करना चाहता हूँ। हम हमेशा प्रॉब्लम डिस्कस करें। इसके लिए सोल्यूशन ये है कि एटलीस्ट हमें ऐसी अकाउंटेबिलिटी या ऐसी परफॉर्मेंस इदारा बनाना चाहिए कि वो हर इदारे की ना अकाउंटेबिलिटी और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करे कि वो कितनी चीजें डिलीवर कर रहे हैं। मैं खुद भी ना पहले इस्लामाबाद में एक प्राइवेट इदारे में मैं काम कर चुका हूँ 5-6 साल। तो वहाँ पे जो सिस्टम था, मैं गवर्नमेंट इदारे में आया हूँ, इवन दो कि वो इदारा अभी नया है, चल रहा है, लेकिन जो मैं डिफरेंट फील कर रहा हूँ वो जमीन और आसमान का फर्क है। गवर्नमेंट इदारों में, प्राइवेट इदारे में, गवर्नमेंट इदारों में लोगों की एटीट्यूड, परसेप्शन ऐसी बनी हुई है कि वो मतलब ये कि गवर्नेंस जो है एक तो बेहतर होनी चाहिए, दूसरे ये है कि गवर्नेंस का जो चेक है उसके लिए भी कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जो अक्रॉस द बोर्ड
हर मुकद्दस गाय और हर इदारे की अकाउंटेबिलिटी के इख्तियार रखता हूँ, ये कहना चाह रहे हैं। और फिर उसके अकाउंटेबिलिटी के लिए आपको उसके ऊपर एक और इदारा भी बिठाना होगा। बहरहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत का सिलसिला। वेलकम बैक। और मैं अगले कॉलर हैं मुजम्मल कुरैशी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। वसल्लम साहब का सुन रहे हैं मुझे? जी जी जी, आवाज आ रही है। वसल्लम साहब ने पिछले दिनों एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी, वेस्ट कॉर्नर प्लॉट वेस्ट ओपन। जी जी। वसल्लम साहब ने उस टर्मिनोलॉजी को पाकिस्तान के उन तमाम लोगों से जो इस मुल्क के ऊपर नजर लगा के बैठे हैं इससे वजह लेते हैं। इस पाकिस्तान को वेस्ट ओपन कॉर्नर प्लॉट के तौर पे यूज किया जा रहा है जी, पसंद भी आई। थैंक यू। सिर्फ इतनी सी बात है, क्या इतने प्रोग्राम करने के बाद ये सब कुछ सबसे मेरा ख्याल है कि अखलाकी तौर पे और मालूमाती प्रोग्राम की मेरा ख्याल है इससे ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहा कोई प्रोग्राम। तो क्या इसकी कोई इफादियत नजर आती है कि आइंदा इलेक्शन में या माहौल में किसी जगह हम बेहतर होने की तरफ जा रहे हों? क्योंकि मैं इनको खासकर वुसा साहब से इसका जवाब ले लेते हैं सर। जी जी, आई अंडरस्टैंड सर, जवाब दे दें। बदकिस्मती से मुझे जो माहौल नज़र आ रहा है उसमें तो मुझे इलेक्शन की जो कैंपेन है वही खुदा करे कि कम मैली हो तो मैं खुदा का शुक्र अदा करूँगा। ज़्यादा एग्रेसिव मुझे लोग नज़र आ रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन जो है वो इंतशार और अपनी अपनी ईंट 1.5 ईंट की मस्जिद और अपनी अपनी डफरी अपना अपना राग, ये सब कुछ मुझे होता नज़र आ रहा है। खुदा करे 25 जुलाई को इलेक्शन हो जाए। अब तो इस बारे में भी गुफ्तगू शुरू हो गई। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्ट हूँ मेरे ख्याल में कि अगर हम जहाँ तक कहते हैं कि इससे नीचे चीज़ें नहीं जा सकती, अगर नहीं, लेकिन फिर भी यार पिछले अगर आप देखें 10 साल के अंदर या इवन चीज़ें बहरहाल कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ तो गई है ना। देखो लॉ एंड ऑर्डर आप बिग पिक्चर में देखें मैं, और ख़ास तौर पे अब जिस तरह से सोशल मीडिया पे चेक रखा जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, और वो किसी के लिए भी है तो एटलीस्ट पॉलिटिशियंस जो है उसको या तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या कुछ ना कुछ, तो एक जो राब्ता कटा डिस्कनेक्ट था ना लोगों और पॉलिटिशियंस के दरमियान, वो कहीं ना कहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ बेहतरीन की तरफ जाएगी भी नहीं है। हाँ। ये भी है। अच्छा, आप थोड़े से पेसिमिस्टिक हैं या कॉशियस है? मैं कहना चाहूंगा पेसिमिस्टिक भी नहीं कहूंगा, आप कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं। मैं बीच में कंफ्यूज हो जाता हूँ। क्यों पता है क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हैं जैसे जिनका आपने जिक्र किया, मैं वो देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार नहीं यार देखें ओवरऑल बेहतरी की तरफ गई है। फिर जिन चीजों की आप निशानदेही कर रहे हैं और आपने तो कहा अग्रेसिव, मुझे जो वाहिद रे ऑफ होप नजर आती है बताएं वो ये है कि इस दफा रिकॉर्ड तादाद में नौजवान वोट पड़ेगा। जी हाँ, ये है और उस पर भी हमने बात की थी। उससे हो सकता है कोई फर्क पड़े। यही मैं कह रहा हूँ कि देखो देयर इज गुड एंड देयर इज बैड, डिपेंड करता है कि हम देखना क्या चाहें। लेकिन एक बात की मुझे भी फिक्र है, और मैं नहीं पहले समझता था कि इलेक्शन डिले होंगी, लेकिन कुछ जो चीजें नजर आ रही है ना, जैसे बलूचिस्तान असेंबली में टेस्टिंग बलून नजर आ रहे हैं। आई होप कि आप सही हैं। हाँ, ये माइनर इरिटेंट। I hope you are right, मुबशिर, मैं इतना ही बस कहूँ। I hope you are right। अहमद मेमन साहब हैं डिप्लो थरपारकर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? जनाब, मेरा आप तीनों भाइयों से एक मुतबाना गुजारिश है हुक्म कि हमें मतलब वोटर्स में एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। दिस इज हाई टाइम कि हम अपने मुल्क के लिए सोचें। और ये इलेक्शन 5 साल बाद आता है और थरपारकर का पसमानदा होना, वहाँ पे मासूम बच्चों का मरना, और ये सब मीडिया से और अखबारों से दूर नहीं है। कोई डेवलपमेंट थरपारकर में नहीं हुई पिछले 10 सालों में, तो इट्स अ लैंड बैंक, लेकिन इस चीज को हार्नेस नहीं किया गया। काइंडली वोटर्स की अवेयरनेस के लिए यहाँ पे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि वो इलेक्शन में प्रॉपर लोगों को इलेक्ट कर सकें। प्लीज। बिल्कुल आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है, और वाकई ये वो इश्यूज हैं जिनकी तरफ निगाह नहीं डालती कि हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से। अच्छा, एजुकेशन की आपने बात की ना, तो एक अगेन हल्की सी रे ऑफ लाइट है कि जैसे अलिफ ऐलान का एक पूरी कैंप मुहिम चल रही है, बिल्कुल, तालीम दो वोट लो। अब्बास नासिर साहब ने भी इसके ऊपर काफी
कॉलम्स लिखे हैं एंड सो ऑन। वुसत ने भी लिखा, वुसत आपने, हाँ बिल्कुल आपने भी लिखे हैं और उनकी वो ऑनलाइन कैंपेन भी चल रही है। सैयद अली शाह ने भी लिखा है कॉलम, सैयद अली शाह का लाजवाब, बहुत अच्छा है। बेसिकली उनका थीम ये है कि हमारे दौर में स्कूल कैसे थे, तालीम कैसी थी, शऊर की क्या था, और आज तालीम का मयार क्या है, और अगर डिटेरिएट करता है तो अपने नुमाइंदे से कहे हैं कि बेटे तालीम के मयार के साथ मैं अपना वोट रद्द कर रहा हूँ। ये असल में अली फैलाल की उस कैंपेन का मैसेज। एक ब्रेक ले लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स का वक्त है, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। नजीबुर रहमान साहब हैं हैदराबाद से। जी नजीब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो आप दोनों तीनों हजरात को ये दुआ दूंगा कि आपको मक्का मदीना की सैर कराए, वहाँ की गलियाँ दिखाए, और उसके बाद आपको वही मैं अपना पुराना एक मसला PTCL पेंशनरों का, कि आप वजीर आजम नए बने जिन्होंने हमारे हक में फैसला दिया था जी, नासिर मुल्क साहब जी, आपके तवज्जुह से उनसे हम अपील करते हैं कि आपका फैसला जो हुआ था उस पर इम्प्लीमेंट कराएं, और नंबर 2 साकिब नज़ार साहब जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनसे हम ये कहते हैं कि आज खुद नोटिस ले, खुदारा हमारा कल भी एक नवाबशाह में एक पेंशनर बेचारा फौत हो गया, जो गुर्दों की एकदम तकलीफ उठी, और वो बेचारा 60 साल का पेंशनर था, वो अल्लाह को प्यारा। ऐसे पाकिस्तान में पूरे 40,000 मुलाजिम, 15,000 बेवाएं हैं जो पता नहीं कहाँ से बेचारी वो किस हालत में गुजारा कर रही हैं, जिनकी 1300, 1500, 1400 ऐसे पेंशन है। अब बताओ इस जमाने में वो कैसे गुजारा करते हैं, कैसे हम का गुजारा करते हैं। इस सिलसिले में आपसे थ्रू आपसे गुजारिश करता हूँ नजीब साहब आपके जी बिल्कुल, आपने चीफ जस्टिस साहब से अपील भी की है और निगरान वज़ीर आज़म से भी कहा है। ये सुन के मुझे भी वो हुआ कि निगरान वज़ीर आज़म जो है उन्होंने ही बहैसियत जज ये फ़ैसला दिया था, तो ज़ाहिर है अल्लाह करे वो इसके ऊपर अमल दरामद कराएं। आप लोगों की ख़ासी जो मसाइल हैं वो बिल्कुल ऐसे जेन्युइन हैं कि उन पर तवज्जो देनी चाहिए। मोहम्मद बख्श साहब हैं जैकबाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं ज़रार साहब और जैदी साहब और वसीउल्लाह साहब, आपको पहले सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस से ताल्लुक़ रखता हूँ। ओके जी सर, मैं खुद सिंधी हूँ और सिंध जो है मेरी माँ है। बिल्कुल। जो सिंध को अलग करना चाहता है, मैं कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूँगा उसके लिए, कोई भी अपनी माँ को 2 हिस्सों में बांटना नहीं चाहेगा। सही, ठीक है, ठीक है सर, मैं यही कह रहा हूँ कि सिंध एक है और इंशाल्लाह एक ही रहेगी। चलें, आपकी बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, और फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि सिंध को कोई अलग करने के लिए कोई ऐसा कुछ वो हो रहा है। मतलब वो हो कि ये सूबों की बात हो रही है ना कि छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दिए। अगर कहीं से बात हो भी रही है तो एक हर 2-3 साल बाद एक डिबेट या एक सवाल उठता है, तो उससे इतना ज़्यादा पैरानॉइड होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उसके लिए कंड्यूसिव हालात भी तो होने चाहिए। अच्छा, पैरानॉइड भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जज्बाती भी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें जैसे अभी कौर साहब भी बड़े जज्बाती हो रहे थे थोड़ी देर पहले सेगमेंट में, यार इलेक्शन जब आता है तो यही होता है, इस तरह की कई फुलझड़ियां छोड़ी जाती हैं, क्या? और आप देखिएगा 25 के बाद सब ठंडा हो जाएगा, मौज़ूआत दूसरे हो जाते हैं, तो इस चक्कर में ना पड़ा करें। अंदर से कोई 45 पंक्तियों वाला सीन शुरू हो जाए जिसकी सेटिंग मुझे लग रही है। मोहम्मद ईसा साहब हैं पिशीन से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी ईसा भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मोहम्मद ईसा बात कर रहा हूँ पशीन से। जी सर, बिल्कुल फरमाइए। ये आपसे एक सवाल है अदब के साथ। जरूर। वालेकुम सलाम। ये मैं कह रहा था कि जो ज़रार साहब अभी तबसरा कर रहा था, बस मैं इसी से शुरू करता हूँ, मेरे सवाल भी इनसे मुंसलिक है। जी जी। कि सूबे की जो बात होती है सूबों की तश्कील की, एक लंबी बहस है, एक टेलीफोन पे तो नहीं हो सकता। आप लोगों ने वादा भी किया था पशीन और कोयटा के दौरे का, और हमने दावत भी की थी। बिल्कुल, आपकी दावत पेंडिंग पड़ी हुई रहना है, तो बिल्कुल रहेंगे। और दूसरी ये बात है सर कि हमारे सूबे से जो करारदाद पास हुई है सूबाई असम्बली से इलेक्शन मुलतवी करने, जी
तो आप तीनों के तजज़िये इस पे हमने पहले भी सुन चुके हैं, जैसे सेनेट के इलेक्शन हुए थे जी जी, और ये कहाँ से नाजिल हुए थे या नाजिल किए गए थे जी बिल्कुल, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। लिहाजा ये हमारे सूबे के गरीब आवाम, पश्तून, बलोची, हजारा, पंजाबी जो यहाँ सब रहते हैं, इनकी आवाज नहीं है। इंशाल्लाह इलेक्शन में इसके नतायज आएंगे तो इलेक्शन के बाद मना होगा। और इस पे आपकी अभी एक तजवीज आई थी जो पार्कर वाले ने कहा था कि वोटरों की वो करना के उसको समझा जाए। तो आप तीनों से तो ये तो रख सकते हैं कि आपके 1 घंटे में 15 मिनट उम्मीदवारों को दे दे, 15 मिनट, बाकी से तो हमें तवक्को नहीं है मीडिया से। सही ना हम ये कहते हैं कि हम उस मीडिया या इस मुल्क का इस तरह ऐसा है कि वो हमें समझे इंसान। आप तीनों से तो ये तवक्को है कि कम से कम हफ्ते में 2 उम्मीदवार अगर 10-10 मिनट में उनसे छोटे छोटे सवाल कर ले, बुनियादी, जैसे अभी आपने कहा तालीम, सेहत, बुनियादी इंसानी हकूक, बिल्कुल ये जो लापता आप सही कह रहे हैं ईसा साहब, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छी तजवीज है। मेरा तो ये ख्याल जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि जो इलेक्शन नजदीक आएंगे किस तरह इस तरह प्रोग्राम किए जाए, इंटरेक्टिव। बिल्कुल, और हमें ये करना होगा कि हमें थोड़े से सैंपल लेने होंगे, क्योंकि जाहिर है कि हर हल्के में तो नहीं हो सकता ना। वो भी यही कह रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि एक शहर से एक भी आप बड़ा पॉलिटिशियन ले लेना तो बहुत अच्छी तजवीज है बाहर। यार मेरे तो इससे बेहतर है, साहब पेशीन से थे ना, देखो पेशीन, पारा चिनार, डिप्लो, एक ही आवाज है। सही बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। यही अवेयरनेस चाहिए वोटर्स में कि उन्हें पता हो कि भाई इस दफा जो है ये जो आपके एमएनए बनेंगे, एमपी बनेंगे, उठाना भी अवेयरनेस का यही तो है ना, ये सबूत है कि अवेयरनेस फैल रही है। यही मैं कह रहा था। अच्छा, ये फैलती है जब निजाम चलता है। सही बात है, कचरा खुद ही निकल जाता है। शहाद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम शहाद साहब, फरमाइए। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। देखिए, मैंने उस दिन एक फोरकास्ट की भी है वो इमरान खान की कि वो नहीं बनेंगे शाह महमूद कुरैशी। अब आज दूसरी एक और सुन लें, प्रेसिडेंट स्टेप डाउन होंगे। प्रेसिडेंट आपको भी अब स्टेप डाउन करना पड़ेगा। ये अपने बेचारे ममनून हुसैन भी अब जा रहे हैं इनके पीछे, क्योंकि कुछ ऑर्डिनेंस पास करवाने होंगे, कुछ लागू करवाने होंगे। ये तो मुमकिन नहीं है कि यही करें। अच्छा शाहद साहब, एक हमारे प्रोग्राम के बारे में पेशिंग गोई करते हैं। आपकी अगर पेशिंग गोइयाँ साबित हो रही हैं कि हमको थोड़ा और चल जाएंगे आप तो इंशाल्लाह ताला। देखिए, बात ये कि आप लोग निडर हैं, तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी यार? देखिए, काम की बात करो भाई। अल्लाह रमजान में आपकी इजाफा करेगा, लेकिन आप लोग निडर हैं, साफ वो है, साफ बोलते हैं, साफ सुनते हैं, और ये मिजाज होना चाहिए। ये नहीं कि मीडिया एक तरफ कहीं झुक रहा हो। आप कभी पॉलिटिशियन की अच्छी भी करते हो, कभी बुराई की। हमारे इमरान भाई का जो मसला चल रहा था, आपने देख लिया कि वो जो डायरेक्शन दे रहे थे, अब वो डायरेक्शन आने में देर हो जाती है तो यू टर्न बेचारे को लेना पड़ जाता है। अब उनके 2-3 दिन उनको ये फैसला करना पड़ेगा, एक पूरी डिक्टेशन ले लें और लिख के अपने पास डायरी में रखें। अब वो बेचारों को जब देखते हैं कि मैंने ये फैसला हो गया, फिर वो आ जाता है बदल दो, तो बदलेंगे कहाँ से? पे जाएगा यू टर्न लेना पड़ता है। सर जो डिक्टेशन दे रहा है ना, वो भी अपना हाथ जोड़ रहा होगा क्या? खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ यार। फिर तुम देखो ना, मैं कुछ ब्रेक ले लो। बहुत शुक्रिया शाहद भाई, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, बस ब्रेक लेने ब्रेक। वेलकम बैक। नदीम जैदी साहब हैं कराची से। जी भाई, कैसे हैं आप जनाब? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। अच्छा, बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे एक छोटी सी बात मैंने करनी थी। हुकुम। कल ये हमारी गवर्नमेंट का लास्ट डे था, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग के 10 साल पूरे हो गए जी। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ थी कि कल मैं डॉन अखबार पढ़ रहा था, उसमें हमारी गवर्नमेंट के जो पिछली गवर्नमेंट थी नून लीग की, उसके 3 एड्स आए हुए थे डॉन में, आधे पेजेस के। आई एम श्योर बड़े एक्सपेंसिव होंगे। पहला एड था फाइनेंस मिनिस्ट्री का, दूसरा एड था फेडरल गवर्नमेंट का, और तीसरा शायद पंजाब गवर्नमेंट का था। एक में वो दोनों भाइयों की तस्वीर लगी हुई थी। सही है, ठीक है, टिपिकल। अच्छा, तो उसमें मेरा पॉइंट ये है कि उन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की का एड था, उसमें उन्होंने कोई 8 ग्राफ दिखाए थे, जिसमें जी हमारा फला बिजली इतनी बढ़ गई और वगैरह वगैरह। लेकिन उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि ये, और उन्होंने हर चीज पिछली गवर्नमेंट जो पीपल्स पार्टी की 5 साल थे उससे कंपेयर की थी। वो छोटा सा ग्राफ था, इनका बहुत बड़ा ग्राफ था। लेकिन काश ये चेरी पिक ना करते और इसमें ये भी दिखाते कि जी हमने कर्जा कितना लिया, पीपल्स पार्टी ने कितना लिया था, और इसी तरह हमारी
डेट कितनी बढ़ गई। तो ये जो हमें अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, आई होप कि लोग ये देखने की कोशिश करें कि इस तरह ना करें कि अपनी पसंद का डाटा दिखा दें, और ये बड़ी ग्लेयरिंग और बड़ी भोंडी मिस्टेक। सही कह रहे हैं। अच्छा नदीम भाई, इसमें मैं एक इजाफा भी कर देता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जिस तरह आपने पकड़ लिया ना, तो सबने पकड़ लिया है इस चीज़ को। कोई अब लोग बहरहाल थोड़ा बहुत शऊर रखते हैं। हाँ। और दुनिया की कौन सी हुकूमत होगी जो ये दिखाया कि जी इतना यार हमने इतना कर्जा लिया है। हुकूमतों का ये काम ही नहीं है, हुकूमतों का ये काम ही आपका ये काम नहीं, और हिज़्ब इख्तिलाफ का काम। और ग्राफ से ज़्यादा मेरे ख्याल में मिसलीडिंग चीज़ जो है ना, कुछ नहीं होते, मुझे कोई समझ नहीं आती मुझे। तो इसको कहते हैं उस्तादी। तो ये उस्तादी जो है ना, ये इन्होंने कर गए। अब क्या करें, अब वो अगली हुकूमत आएगी, वो इन्हीं के ग्राफ को, वो जो बड़े हुए थे ना, उनको छोटा कर देगी और अपने ग्राफ बड़ा कर देगी। जैसे ये देखिए, ये मैंने अपने हमारी रेटिंग्स का ग्राफ बनाया है। हाँ। ये देखें, अब मैं चाहूँ ऐसे या मैं चाहूँ ऐसे। कब थी? हाँ नहीं, आप उल्टा भी कर सकते हैं ना, ऐसे ऊपर से नीचे। बहरहाल पॉइंट तो इनका वैलिड है, लेकिन लोग पकड़ लेते हैं मेरे भाई। अब जैसे आपने पकड़ लिया तो मेरे ख्याल में और लोग भी पकड़ लेते हैं। जाया गया ये इश्तिहार। हाँ, शहजाद रियाज साहब हैं कराची से। जी शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। आपके प्रोग्राम का सुबह से इंतजार कर रहा था सर। बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। सर एक छोटी सी बेचैनी काफी दिनों से सर वो जहन में चल रही है, मैं चाह रहा था शेयर कर लूं। जी जी। आप दिल का बोझ हल्का हो जाए। सर प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सी सियासी पार्टियों को ट्राई किया, हमने बहुत सी पार्टियां, मैंने 1-2 दफा एक पार्टी को वोट किया। ओके। और सर मैं ये देख रहा हूँ बहुत अरसे से कि हर पार्टी के अंदर जो करप्ट लोग हैं वो काबिज हैं, चाहे वो किसी पार्टी का नाम मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा। लेकिन सर अफसोस इस बात पे होता है कि वही लोग मुख्तलिफ वक्तों में अपने सियासी मफादात को देखते हुए दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। तो सर निज़ाम तो वैसा ही है। दिल इतना दुख रहा है सर कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर हम वोट दें तो भी किसको दें, और ना दें तो ये भी एक जुर्म है कि वोट ना देकर। सर ऐसा मतलब सर 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। सर वही चेहरे, वही लोग, हमें इनसे नफरत नहीं है, लेकिन अगर ये अपनी नीयतें अच्छी कर लें। और मैं आज देख रहा था कि सर हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक नोटिस लिया है कि वो जो इलेक्शन का फॉर्म होता है उसमें कुछ शिकें इन्होंने निकाल दी थी, उसे वापस डालने का हुक्म दिया है। जी नहीं शहजाद साहब, शहजाद रियाज साहब, मेरे ख्याल में आपने भी कुछ लिखा था इसके ऊपर कि या मैं कहीं और पढ़ रहा था, इलेक्टेबल्स के वही लोग इधर उधर चले जाते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसी वजह से हमारा निज़ाम मेरे भाई इस हालत को हमारा मुल्क पहुंचा है कि बहरहाल जमाती हमारे हर जमात के अंदर जो एलीट कि ये नलका बंद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। कीचड़ आ रहा है, उसके बाद गदला पानी आएगा, फिर साफ पानी आएगा। सर मसला ये है अच्छा बीच में दोबारा कीचड़ भी आ सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नलका बंद ना करें। यही मैं कह रहा था कि वो मसला ये होता है कि कीचड़ के बाद जब आप गदले पानी को वो करते हैं या साफ पानी की उम्मीद करते हैं, तो दोबारा कीचड़ आ जाता है, तो फिर क्या होगा? नहीं, जंग मुसलसल लड़नी है, मगर नलका बंद नहीं होना चाहिए। हम जो तब्दीली वही कहते हैं कि यूं करके आ जाएगी, वो यूं नहीं आती। इट विल टेक टाइम। जितना हिस्सा वो यू टर्न करके भी नहीं आती है 70 साल में, तो संवारने में कम से कम मेरे भाई वक्त लगेगा। और अल्लाह करे इंशाल्लाह संभले। अच्छा, और हमारी नेक्स्ट कॉलर हैं डॉक्टर नादिया आबिद। ओह यस, पिछले हफ्ते हमारे साथ मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का खैरियत। जी बिल्कुल नादिया साहिबा। सर आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल A1। आप बताइए। सर जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर आज मैं जरा ये दवाओं के रेट्स पर और जो फेक मेडिसिन जो बन रही है ना हमारे मुल्क में, बहुत और बहुत फ्रीली, उन पर कुछ बात करना चाहती हूँ। जरूर कीजिए। सर ये दवाओं का ना एक जेनरिक नहीं, क्योंकि डॉक्टर हूँ ज़ाहिर है मुझे इस बातों की तो ना हवा इन सब बातों की। दवाओं का ना एक जेनरिक नेम होता है और एक ब्रांड नेम होता है। बिल्कुल। अगर दवा को उसके जेनरिक नेम के साथ बेचा जाए ना सर, तो ये 5 रुपए भी मिल जाती है एक दवा, लेकिन ब्रांड लगने के बाद वही दवा 50 रुपए की हो जाती है। सही, बिल्कुल। यानी कि सारा कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है ना बोझ। अब ये कुछ मेडिकल कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि 400% प्रॉफिट भी ले रही है। जी बिल्कुल। आप अगर अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा वो कर दें। टीवी का वॉल्यूम जी अच्छा फरमाइए, सॉरी जी बताइए, आप सही है। सर ये जो ब्रांड मेडिसिन होती है ना, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, फिर मेडिकल स्टोर वालों का मुनाफा, फिर डॉक्टर्स को स्पेशली जो अनड्यू इंसेंटिव्स मिलते हैं ना, बिल्कुल मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है। और ये चीज देखिए, हम 2018 में बैठे, मैं आपको 45 साल पीछे ले जाना चाहता हूं कि 45 साल पीछे भी ये पाकिस्तान 2018 में था। भुट्टो साहब की हुकूमत थी, शेख रशीद साहब वजीर सेहत थे। ये वाले नहीं, वो दूसरे जाहिर है। हाँ। वो मैं जब 45 साल पहले ले जा रहा हूँ तो शेख रशीद साहब वजीर सेहत थे।
और उन्होंने जेनरिक हेल्थ जेनरिक जो मेडिसिन है वो स्कीम शुरू की। कोई साल भर ये जेनरिक स्कीम जारी रही, दवाएं बिल्कुल सस्ती हो गई थी। उसके बाद वेस्टेड इंटरेस्ट, फार्मास्यूटिकल लॉबी और दूसरी जो माफिया डॉक्टर्स वगैरह सब मिला के उसी हुकूमत के हाथों ये जेनरिक स्कीम जो है वो ख़त्म करवा दी गई। हालांकि ये बहुत बड़ा इनकलाबी कदम था 1973 या 72 के ज़माने में। यार सोचिए, ये मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था। उसके बाद जब बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश गालिबन आई एम नॉट श्योर इस खित्ते का वाहिद मुल्क है जहां बुनियादी दवाएं जेनरिक नेम से बिकती हैं। अच्छा। और उन्होंने जो भी कंपनियां हैं उनको बाकायदा माहिदों में जकड़ा है। नॉट बैड। और बहुत बड़ी चूंकि मार्केट है आबादी के हिसाब से, लिहाजा वो खुद भी बना रहे हैं और बाकी कंपनियां भी जेनरिक हिसाब से बनाने मजबूर है। अगर आप चाहें तो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। यार इस पर गौर करना चाहिए। फातिमा जाफरी हैं कराची से, जी फरमाइए। जी मैंने आपसे ये कहना था कि ये अपना केस इनका दिखा रहे हैं शबनम के बारे में। जी। अपना इमरान खान की पार्टी में जो अभी गए हैं, तो ये इतना पुराना केस जरूरी था इन्हें डकैती के साथ इनका रेप का भी नाम लिया जाता, कम से कम उनकी एक इज्जत रख ली जाती। हमने उस दौर में ये पढ़ा था अखबार में, लेकिन ये है कि हमने भूल भी गए, सब बातें सारी हमारी निकल भी गई जहन से। फातिमा साहिबा, जब कोई ऐसा पॉलिटिशियन सियासतदान ज्वाइन करता है तो जाहिर है उसका मंगाला जाता है। और अच्छी बात ये हुई है कि पीटीआई ने उस चीज़ को पकड़ लिया, चाहे सोशल प्रेशर की वजह से, और वो चीज़ ख़त्म हो गई। तो ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। और हमारा प्रोग्राम भी यहाँ ख़त्म होता है। मंडे को दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है। मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।